और अब हम आपको अपने देश में कर्नाटक लेकर चलते हैं, जहां कांग्रेस ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अब दो दावेदारों के बीच में फंस गई है, जिसमें एक तरफ 75 साल के सिद्धारमैया हैं और दूसरी तरफ 61 साल के डी.के. शिव कुमार हैं। इस खबर से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि कांग्रेस के सभी 135 विधायकों ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी राय हाईकमांड को बता दी है और तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें लिखा है कि किसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक यह खींचतान जारी है। आज सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार दोनों नेताओं को दिल्ली आना था, लेकिन सिद्धारमैया तो दिल्ली आ गए, लेकिन डी.के. शिवकुमार ने पहले यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आज उनका जन्मदिन है और वो अपनी कुछ पर्सनल वजहों से दिल्ली नहीं आ सकते। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। इस सब के बीच सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक के ज्यादातर विधायक उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यानी सिद्धारमैया कहते हैं कि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं, जबकि डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक का चुनाव उनकी अध्यक्षता में जीता है, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका दावा बनता है। I have 135 MLAs. First we had 136. Now we have 135 plus one associate member. Totally we have 136 MLAs. That is the Congress party MLAs. I don't have any MLAs. I don't know what secret ballot. We have passed a resolution that we all have given the opportunity to the party high command. I think so. Most of the MLAs voted in favor of me. That is what I felt while assessing the situation yesterday. And most of the MLAs, they wanted me to be the Chief Minister of Karnataka. तो कर्नाटक की मौजूदा स्थिति को आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं जो 13 मई की है, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार दोनों नेताओं की नजरें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। दोनों बैठे हुए हैं, बीच में एक कुर्सी है और दोनों उस कुर्सी को देख रहे हैं। और ये असल में तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बहुत कुछ कहती है। दोनों की नजरें ही इस कुर्सी पर है। अब तक बीजेपी डबल इंजन की सरकार के बारे में बात करती थी। आपने देखा होगा हर जगह जब बीजेपी जाती है चुनाव प्रचार में तो कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आज हम आपको कांग्रेस की डबल इंजन वाली सरकार दिखाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस में दोनों इंजन एक दिशा में नहीं बल्कि विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। तो आज आप देखिए कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार। इसमें भी दो इंजन है, सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार। ठीक वैसे ही राजस्थान में भी इस समय आपको कांग्रेस की डबल इंजन वाली सरकार दिखाई देगी, जिसमें एक तरफ अशोक गहलोत हैं और दूसरा इंजन जो है वो सचिन पायलट है, और दोनों ही विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस का नया मॉडल है। इसी तरह अगर आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो वहां पर भूपेश बघेल हैं और टी.एस. सिंहदेव हैं। यहां पर भी डबल इंजन है, लेकिन दोनों इंजन एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह है। यहां पर भी ऐसे ही डबल इंजन की सरकार है। अगर आप इससे पहले की बात करेंगे तो कुछ समय पहले तक मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होता था जब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। अब एक इंजन मध्य प्रदेश से चला गया है तो अब कमलनाथ अकेले बचे हैं। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी डबल इंजन के बीच फंसी हुई है, जिसमें राज्य की लीडरशिप में दो इंजन हैं और दोनों इंजन विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। और इस बात को आप राजस्थान के उदाहरण से आज बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। राजस्थान में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ एक जनसंघर्ष यात्रा निकाली है। और अब सचिन पायलट ने आज इस यात्रा के अंतिम दिन कहा है कि अगर वसुंधरा राजे की सरकार में हुए घोटालों की जांच नहीं हुई और उनकी बाकी सारी मांगें नहीं मानी गई तो वो इस महीने के आखिर में अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ पूरे राजस्थान में इस बार जबरदस्त आंदोलन शुरू कर देंगे। 15 मई आज का दिन है
आज हमारी जन संघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की जयपुर में, लेकिन इस महीने के आखिर तक 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। तो सचिन पायलट विपक्ष के नेता नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के ही नेता हैं और अपनी ही सरकार को राजस्थान में ललकार रहे हैं। तो एक डबल इंजन वाली सरकार ये भी है। अब आपको ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मोहब्बत वाले जिस विशाल शोरूम में हैवी डिस्काउंट वाली बम्पर सेल लगाई थी कर्नाटक में, अगर उस सेल की 5 लोकल गारंटीज को लागू कर दिया जाता है तो इससे कर्नाटक को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसके लिए पैसा कितना चाहिए वो देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी का पहला वादा है हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। इस वादे को अगर पूरा करें तो इस पर सरकार को सालाना 14,430 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जो राज्य का कुल बजट होगा उसमें से 5% पैसा सिर्फ मुफ्त बिजली पर निकल जाएगा। और इस खर्च से कर्नाटक में मुफ्तखोरी तो बढ़ेगी, लेकिन इस खर्च से राज्य को कोई फायदा भी नहीं होगा। दूसरा वादा है ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3,000 रुपए मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर छात्रों को 1,500 रुपए मासिक भत्ता। इस योजना पर सालाना खर्च 3,000 करोड़ रुपए होगा और राज्य के कुल बजट का 1.2% हिस्सा इसी बेरोजगारी भत्ते को देने पर निकल जाएगा। तीसरा वादा प्रत्येक परिवार की एक महिला को 2,000 रुपए मासिक भत्ता। इसे लागू किया गया तो राज्य सरकार को हर साल 30,720 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और कुल बजट का 12.5% हिस्सा इस योजना को लागू करने पर खर्च होगा। चौथा वादा हर गरीब व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज। इस पर सालाना 5,000 करोड़ रुपए का खर्च और राज्य के कुल बजट का 2% भाग इसी पर खर्च हो जाएगा। और पांचवा वादा है हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। इस खर्च का अनुमान निकालना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इससे भी राज्य के कुल बजट पर काफी नया बोझ पड़ने वाला है। इस समय कर्नाटक की कुल आय 2,26,000 करोड़ रुपए है और उसका कुल खर्च 2,87,000 करोड़ रुपए है। और राज्य सरकार सालाना जितना कमाती है उससे 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा उसे खर्च करना पड़ता है, जिसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। अब अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने इन गारंटीज को लागू किया तो इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा और राज्य के कुल बजट का लगभग 21.5% हिस्सा केवल मुफ्त की योजनाओं पर खर्च होगा, जिससे कर्नाटक की आर्थिक स्थिति कैसी होगी आप समझ सकते हैं। हो सकता है श्रीलंका जैसी हो जाए, क्योंकि कर्नाटक पर अभी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का पहले से ही कर्ज है।